वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो मेरा एक सीरीज चल रहा है क्लास 6 के एनसीईआरटी का, उस पर हम बात करेंगे। उसका जो चैप्टर 7 है, जिसमें अशोक के बारे में बताया गया है कि एक अशोक कैसे एक अनोखा राजा था, उसके धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे और जो कर व्यवस्था थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो क्लासिक्स के बुक में बताया गया है कि जो ये हम रुपयों पर देखते हैं शेर का चिन्ह, वो कहाँ से आया। तो बेसिकली अशोक जो है वो पहला राजा था जिसने कई आलेख जारी किए, जिसको एडिक्ट भी हम कहते हैं इंग्लिश में। बहुत सारे एडिक्ट्स जारी किए, इंस्क्रिप्शंस जारी किए, और सारनाथ में जो वो पत्थरों को उत्कीर्ण करके और उस पर ये 4 शेर का, जो हालांकि रुपयों पर 3 ही चेहरा दिखाई देता है, लेकिन बेसिकली वो 4 है, शेरों को उत्कीर्ण करवाया और उसी पर उसने अपनी जनता के लिए कई आलेख जारी किए, वहीं से ये लिया गया है। तो अशोक का ये एक अनोखा काम था। और मौर्य वंश का वो तीसरा शासक था। उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आज से 2300 साल पहले स्थापना हुई थी। 321 बीसी में चाणक्य, जो एक बहुत ही बुद्धिजीवी था, जो बहुत ही एक राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था, तो उसकी मदद से उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, नंद वंश को समाप्त करके। अगर हम चाणक्य की बात करें तो चाणक्य ने एक किताब भी लिखी थी जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। नाम भले इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, बल्कि इसमें राज व्यवस्था के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। मौर्य वंश जो है, या अशोक जो है, जो शासन करता था, तो उसने बेसिकली उसमें जो राजधानी थी उसकी पाटलिपुत्रा से वो शासन करता था। और कई नगरों की चर्चा की गई है, गांवों की चर्चा की गई है इस किताब में। 2 मुख्य रूप से उज्जैन और तक्षशिला की बातें की गई है। तो बेसिकली तक्षशिला और उज्जैन जो है वो भी एक प्रांतीय राजधानी थी मौर्य वंश में। तक्षशिला जो है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाने का रास्ता था, और उज्जैन जो है वो उत्तर से दक्षिण भारत जाने का रास्ता था। तो उज्जैन के से होकर दक्षिण भारत जाया करते थे लोग। कर भी वसूला जाता था। और ये मौर्य वंश जो है, इसमें कर और नजराना, ये दो बातें की गई है, 2 चीज़ों की चर्चा है। अब कर क्या है? कर जो है वो रेगुलर बेसिस पर लिया जाता था। हम अपर क्लास में जाएंगे तो और इसमें डिटेल पढ़ेंगे कि कर क्या था, उसके अलावा वो किस तरह से लिया जाता था। बेसिकली थोड़ा अगर हम यहाँ चर्चा करें तो मुख्य कर भूमि कर होता था, जो उपज का 6ठा हिस्सा होता था। और नजराना जो है वो लोगों से भेंट स्वरूप लिया जाता था। कर रेगुलर होता था, नजराना रेगुलर नहीं होता था। वो अपनी इच्छा के अनुसार लोग राजा को देते थे, लेकिन कर जो है वो राजा को नियमित रूप से देना ही पड़ता था। व्यापारियों को या किसानों को, जो भी लोग थे उस राज्य में, उनको वो देना ही पड़ता था। ये दोनों में अंतर है, कर में और नजराना में। इसके अलावा ये चर्चा भी की गई है इस चैप्टर में। राजधानी की चर्चा की गई है, पाटलिपुत्रा की चर्चा की गई है, फिर राजा के शान और शौकत की चर्चा की गई है, जो मेगास्थनीज करता है अपनी बुक इंडिका में। मेगास्थनीज जो शल्यकस निकेटर का राजदूत था, पाटलिपुत्र रहता था, तो बताता है कि राजा जब शोभा यात्रा पर निकलता था तो सोने के पालकी में बैठकर निकलता था, और उसकी सुरक्षा में जो गार्ड होते थे, रक्षक होते थे, वो सोना और चांदी से जड़ित सुशोभित हाथियों पर बैठकर चलते थे। कुछ पेड़ लेकर आगे चलते थे, उस पेड़ पर प्रशिक्षित पैरट तोते होते थे, जो राजा के सर के चारों तरफ मंडराते थे। और जो अंगरक्षक राजा जो है वो महिला अंगरक्षकों से घिरा हुआ रहता था। माना यह गया है, या मेगास्थनीज ये बताना चाहता है कि राजा को शायद एक असुरक्षा का भाव उसके अंदर होता था कि कभी कोई उसकी हत्या ना कर दे, इसलिए भी इतनी सुरक्षा व्यवस्था रहती थी। और किसी भी
कमरे में वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं सोता था। तो ये उसके सुरक्षा की बात की गई है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का जो मुख्य व्यक्ति था वो राजा होता था। राजा ही ओवरऑल सब कुछ कंट्रोल करता था विभिन्न मंत्रियों और प्रशासकों की सहायता से, और पाटलिपुत्र से तो उसी का शासन चलता था। लेकिन इतनी बड़ी जो व्यवस्था थी, इतने सैनिक होते थे और इतने प्रशासनिक पदाधिकारी होते थे, इनको वेतन दिया जाता था, नगद वेतन दिया जाता था। अपर क्लास में हम जाएंगे तो उसकी भी चर्चा होगी कि कितना कितना वेतन दिया जाता था। तो इनको वेतन देने के लिए कर एकत्रित करने की आवश्यकता थी, इसलिए जो कर व्यवस्था है उसको भी मजबूत बनाया गया। राजा जो है वो जासूस भी रखता था। वो जासूस जो विभिन्न पदाधिकारी होते थे उन पर नजर रखता था ताकि वो कुछ गड़बड़ी ना करें, अच्छे से काम करें। और राजा का जो आदेश होता था, राजा या जो राजा नियम बनाता था, उन नियमों का पालन करना हर व्यक्ति का, जनता का ये कर्तव्य होता था। और अगर वो नहीं करते थे तो पदाधिकारी जनता को सजा भी दे सकते थे। तो ये सारी चर्चाएं इस चैप्टर में की गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुख्य प्रशासक तो राजा है, जो अपने मंत्रियों के और पदाधिकारियों की सहायता से शासन करता था। जो प्रांतीय स्तर है, जैसे उज्जैन हुआ या तक्षशिला हुआ, अशोक के पीरियड में तो 5 राज्य हो गए थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वहाँ से जो प्रशासन चलाते थे तो बेसिकली वो राजा के जो पुत्र होते थे, राजकुमार होते थे, उनको गवर्नर बनाया जाता था और वहीं वहाँ से प्रशासन की देखरेख करते थे। हालांकि प्रांतों पर केंद्र का अर्थात पाटलिपुत्र का पूरा नियंत्रण रहता था। ऐसा नहीं कि गवर्नर अपने मनमाने ढंग से शासन करते थे, उस पर भी सम्राट का नियंत्रण होता था। तो ये देखा गया है। एक और जो चर्चा की गई है मेगास्थनीज के द्वारा, पाटलिपुत्र की जो राजधानी थी, वो बतलाता है मेगास्थनीज की बहुत ही सुंदर वो नगर था, बहुत ही सुंदर शहर बसाया गया था जो चारों तरफ से प्राचीर से घिरा हुआ था, बहुत ही सुरक्षित था। और उसमें प्रवेश करने के लिए 64 द्वार थे, कई बुर्ज बने हुए थे। तो उसकी भी चर्चा ये करता है मेगास्थनीज। एक और चर्चा की गई है धम्म के बारे में और कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध जो अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में लड़ता है। कलिंग जो आज उड़ीसा है उसी को उस समय कलिंग कहा जाता है, और ये माना गया कि कलिंग युद्ध का बहुत ही प्रभाव पड़ा। हालांकि ये एक डिबेट का विषय है जो अपर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लें कि कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोग मारे गए और 1 लाख लोग बंदी बनाए गए। तो ये हृदय विदारक दृश्य देखकर, इतने लोगों की मौत को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके बाद अहिंसा की बात करने लगा। अब ये अहिंसा की बात वो धर्म से प्रभावित होकर कर रहा था या अन्य भी कारण थे, राजनीतिक कारण थे, इस पर हम अपर क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन इस कलिंग युद्ध की चर्चा इस चैप्टर में की गई है और ये माना गया है कि उसके बाद अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था और युद्ध की नीति जो है उसको छोड़कर भेड़ी घोष के जगह पर धम्म घोष की वो बात करता है। और इसी के बाद धम्म का कंसेप्ट आता है। जो धम्म का कंसेप्ट है, धम्म की जो विचार है, उसके बारे में ये माना गया है कि अशोक को ये लगा कि साम्राज्य में जो है एक तनाव की स्थिति है, या जो समाज है वो या परिवार जो है वो टूट रहा है। जैसे उस समय साम्राज्य में विभिन्न पंथों को, विभिन्न धर्मों को मानने वाले बहुत सारे समूह थे जो आपस में टकरा जाते थे, या परिवार में देखा गया था कि परिवार टूट रहा है, या बहुत जगह पे हिंसा बहुत बढ़ गई है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए धम्म का कंसेप्ट लाया गया। धम्म जो है उसमें न कोई देवता है, न कोई स्क्रिप्चर, कोई धार्मिक ग्रंथ था, बल्कि अगर देखा जाए तो एक सामाजिक आचार संहिता थी जिसमें अशोक ये अहिंसा पर बल देता है। उसका मानना था कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। फिर जो एक धार्मिक सहिष्णुता की बात है, तो जो विभिन्न धर्मों के बीच में एक लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था जो कभी कभी बिल्कुल वायलेंट हो जाता था, उसको कंट्रोल करने के लिए धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। फिर सामाजिक आचार संहिता की बात करता है, सामाजिक नियमों की बात करता है। उसमें वो कहता है कि जो
पुत्र हैं उनको अपने पिता के आदेश का पालन करना चाहिए और पिता को भी अपने पुत्र का ध्यान रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो एक सहनशीलता दिखलानी चाहिए। तो इस तरह से फिर ब्राह्मणों को का भी आदर करना चाहिए, श्रमणों का आदर करना चाहिए। इवन जो लोग विभिन्न अवसर पर जो उत्सव मनाते हैं और जो भोज वगैरह या विभिन्न जो दूसरे कार्यक्रम करते हैं, उसके जगह पर उसने कहा कि जरूरी है कि इस अवसर पर दान दिया जाए, अच्छे कर्म किए जाए। तो ये अच्छे कर्म को पाठ करता है और इन सारे चीज़ों को वह आलेख के रूप में, आदेश के रूप में, आलेख के रूप में या सूचना के रूप में विभिन्न जगहों पर वो पत्थरों पर या पिलर बनाकर संदेश के रूप में लोगों तक पहुंचाता है, ताकि राजा का जो संदेश है, राजा का जो आदेश है, वो लोगों तक पहुंच सके। यह भी बताया गया है कि अशोक खुद को प्रजा के पिता के रूप में प्रस्तुत करता था। जिस तरह से पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, उसी तरह से वो भी अपने प्रजा का ध्यान रखता था। इस पर भी चर्चा इस चैप्टर में की गई है। इस चैप्टर से हमको ये भी जानकारी मिलती है कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे, आलेख थे, वो मुख्यतः प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में थे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि नगर जो हैं वो आसपास उसके बहुत सारे गांव होते थे जहां किसान रहते थे और मुख्य रूप से वो खेती करते थे और राजा को कर देते थे। इसके अलावा ये जो कुछ एरिया है, खास करके अब जो झारखंड कहा जाता है, उस समय दक्षिण बिहार कहा जाता था, तो वो जो क्षेत्र है वो जंगलों से घिरा हुआ था और वहाँ आदिवासी या वनवासी रहते थे। तो वो खेती नहीं करते थे, बल्कि वो अभी भी संग्राहक और आखेटक थे, मतलब कि जंगल से जो सामान मिलता था उसी पर उनकी जीविका चलती थी या शिकार करते थे। और वो भी राजा को नजराने के रूप में जंगल के जो उत्पाद हैं वो दिया करते थे। तो अब जो व्यापारी हैं, व्यापारी से भी कर लिया जाता था। जो प्रशासनिक व्यवस्था है तो उसमें ये भी बतलाया गया है कि जो क्षेत्रीय प्रशासन था या प्रांतीय प्रशासन था, उसमें लोक परंपराओं का या वहाँ की परंपराओं का भी पालन किया जाता था। बहुत पाटलिपुत्रा से बहुत स्ट्रिक्ट रूल उस पर नहीं लादा जाता था, तो वहाँ लोक परंपराओं का भी पालन किया जाता था। जो भी निवासी थे इस साम्राज्य में, उनके खान पान, वेशभूषा अलग अलग थे, यहाँ तक कि बोली भी अलग थी। क्योंकि यह साम्राज्य बहुत विस्तृत था, तो हम एक ही भाषा या एक ही बोली की कल्पना नहीं कर सकते हैं, बल्कि अलग अलग बोलियां भी बोली जाती थी। विभिन्न क्षेत्रों में उनके पोशाक भी अलग होते थे, उनके खान पान भी अलग थे। तो एक तरह से मिश्रित एक कल्चर देखा जाता है अशोक के साम्राज्य में। और बेसिकली कुछ लोगों का ये भी मानना है, या ये चैप्टर में भी चर्चा की गई है कि साम्राज्य और राज्य में क्या अंतर होता है। साम्राज्य जो है वो एक विशाल राज्य हम इसको कह सकते हैं, जिसमें कर व्यवस्था, एक संगठित कर व्यवस्था होती है, बहुत बड़ी सेना होती है, प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में और खास करके अशोक के शासनकाल में हमको पाटलिपुत्र में ये देखने को मिलती है। इसलिए इसको साम्राज्य भी कहा जाता है, इसको राज्य नहीं कहा जाता। और इसके अंतर्गत विभिन्न राज्य आते थे जिस पर पाटलिपुत्रा का नियंत्रण था या अशोक का नियंत्रण था। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि कलिंग को भी उसने पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक था। इवन अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र जो हैं वो भी मौर्य साम्राज्य के कब्जा में था। तो यह एक विशाल साम्राज्य था, यह कोई एक छोटा मोटा राज्य नहीं था। इसकी भी चर्चा हम अपर क्लास में जाएंगे तो देखेंगे कि ये किस तरह से कितना विशाल था और किस तरह से कर व्यवस्था थी और किस तरह से पदाधिकारी होते थे, कौन कौन से पदाधिकारी होते थे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही बातें की गई है कि पदाधिकारियों और मंत्रियों की सहायता से इतने बड़े साम्राज्य पर अशोक जो है वो शासन करता था। तो ये सारी चर्चाएं इस क्लास 6 के चैप्टर 7 में की गई है
और अशोक को एक अनोखा शासक साबित करने का प्रयास किया गया है। यह भी बताया गया है कि अशोक किस तरह से श्रीलंका में, सीरिया में, मिस्र में धर्म के प्रचार के लिए मिशन भेजता था। श्रीलंका में तो उसके खुद पुत्र और पुत्री को भेजा था धर्म के प्रचार के लिए। तो यह देखने को मिलता है कि अशोक जो है बाद में अपने शासन, कलिंग युद्ध के बाद मुख्य रूप से युद्ध नहीं करता है, बल्कि धर्म के द्वारा या धार्मिक विचारों के द्वारा लोगों का दिल जीतने का प्रयास करता है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो। हम फिर से एक वीडियो लेकर आएंगे। क्लास 6 का जो सीरीज चल रहा है उसको हम पूरा करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे क्लास के जो NCERT की किताबें हैं उसमें जो चैप्टर्स हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगेन थैंक यू। सी यू अगेन।